हिंदी कैसे आई, इस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले एक नदी बहती थी जिसका नाम था सिंधु। ठीक है, सिंधु था। और ये हिंदी जो शब्द है ये कहाँ से आया, इस पर भी हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो ये कौन सी भाषा से लिया गया, अगर ये प्रश्न आ जाए कि हिंदी शब्द कौन सी भाषा से लिया गया, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे। देखिए, ये शब्द लिया गया फारसी, इसी को कहते हैं पारसी, और इसी को कहते हैं ईरानी। तीनों में से कोई भी आ जाए, आप एक को टिक कर दोगे। फारसी, पारसी, ईरानी। फारसी को ही पारसी कहते हैं, पारसी को ही ईरानी कहते हैं, यानी कि तीनों जो चीज़ है एक ही है। यहाँ से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई, रचना हुई। तो सिंधु नदी जब बह रही थी तब यहाँ पे आसपास बहुत से लोग रह रहे थे, और जो यहाँ पे समुदाय रह रहा था, ये लोग क्या करते थे, सा को है बोलते थे, ठीक है, और थे को तय बोलते थे। यानी कि बहुत से शब्द थे जिनको वो प्रॉपर सही ढंग से नहीं बोलते थे, इसलिए इसको सिंधु नदी को वो बोलते थे हिंदू। और जो आसपास जो लोग रहते थे इनको नाम दे दिया हिंदू लोग। क्या दे दिया? हिंदू लोग। सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे उनको आबादी दे दी कि ये हिंदू हैं, जो इनके आसपास रहते थे। तो वहाँ से हिंदू शब्द निकला। और जो ये बोलते थे सिंधी, इसके बाद में निकल करके शब्द आया हिंदी। क्या शब्द आया भाई? हिंदी, यानी कि हिंदी। इसके बाद में हिंदू प्लस स्थान। तो जैसा कि मैंने बताया, थे को वो तय बोलते थे, तो ये बाद में जब मिला हिंदू धन स्थान, तो क्या बना? हिंदुस्तान। ये बना हिंदुस्तान। अब इस प्रकार से हमारे देश का नाम आया, और इसी प्रकार से हमारा जो एक हिंदू, जो एक अलग धर्म बना, और जो लोग रह रहे थे उनको हिंदू, इसी के प्रकार से ये हिंदी भाषा शब्द आया। ये आपने समझ लिया होगा आराम से। ठीक है, अब इस चीज़ को समझ गए कि हिंदी भाषा जो है, हिंदी शब्द कौन सी भाषा से लिया गया? फारसी, पारसी, ईरानी से लिया गया। सिंधु नदी के किनारे लोग रहते थे, उनको वो सिंधु को हिंदू कहने लगे, और उनकी भाषा हिंदी सिंधी थी, उनको हिंदी कहने लगे। हिंदुस्तान था, उसको क्या कह दिया? हिंदुस्तान। ठीक है, अब इस पर हम वापस यहाँ पर चर्चा करते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसका तो हमने ले लिया ये कि कहाँ से शब्द आया, कैसे आया। हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो भाषाओं की जननी कौन है बताइए? भाषाओं की जननी है संस्कृत। कौन है? संस्कृत। सब भाषाओं की जननी है संस्कृत है। सबसे पहले संस्कृत भाषा आई। ठीक है, संस्कृत, इसके बाद में पाली, और इसके बाद में प्राकृत। ठीक है ना, सबसे पहले कौन आई? संस्कृत, इसके बाद में कौन आई? पाली, और इसके बाद में कौन आई? प्राकृत। और प्राकृत ही आगे जाकर के क्या बना? यस, क्या बना? अपभ्रंश। क्या बना भाई? अपभ्रंश। इसी का आगे जाकर के क्या हो गया? यहां पे जगह नहीं है, यहां पे लिख देता हूं। इसी का आगे जाकर के क्या हो गया? शौरसेनी। क्या हो गया? शौरसेनी। यानी कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, इसके बाद में प्राकृत बदली किसमें? अपभ्रंश में। अपभ्रंश के बाद में ये बदल गई शौरसेनी के अंदर। तो ये निकल करके बाद में जब आई, तब जाकर के हमारी भाषा बनी हिंदी। यानी कि हिंदी तक पहुंचने के लिए हमें कहाँ से कहाँ तक आना पड़ा, ये आप खुद देख लीजिए।
आना पड़ा हमें यहाँ से यहाँ तक। अब हम इसको डिलीट कर दूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बिल्कुल अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तब तक मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ये पड़ा है इसको, अच्छा इसको कर लेते हैं अपन यहाँ पे। संस्कृत जो है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। संस्कृत को कैसे बांटा गया है अभी हम बात कर लेते हैं। एक तो है संस्कृत का वैदिक, क्या है वैदिक, और एक है लौकिक। वैदिक के अंदर वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। लौकिक के अंदर रामायण जैसी रचनाएं की गई, यानी कि लोक संसार। लौकिक से ही आपको पता है, लौकिक नाम से ही आपको पता है, वैदिक नाम से ही आपको पता है, तो इतना तो मतलब परिभाषित करने की आवश्यकता है नहीं, आप समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। इसके बाद में देखो वैदिक और लौकिक, यानी कि संस्कृत को भी दो भाषाओं के रूप में देखा जाता था। जैसे वेद लिखने होते थे, उपनिषद लिखने होते थे, तो वैदिक भाषा का प्रयोग किया जाता था संस्कृत के अंदर। और जब लौकिक की आती थी बात, यानी कि रामायण या फिर लोगों के लिए लौकिक संसारिक, तो फिर इसका लौकिक का प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि इनका काल क्रम क्या था। क्रम अपने सजा लिया कि सबसे पहले संस्कृत आई, संस्कृत सब भाषाओं की जननी। संस्कृत आई, संस्कृत के बाद में पाली आई, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत चेंज हुई अपभ्रंश में, और ये हुई शौरसेनी में, और बाद में आई हिंदी। तो संस्कृत भाषा यानी कि जब आई, देख लीजिए, तब 1000 या यूं कह सकते हैं इसको 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व तो आप सभी जानते होंगे, ईस्वी पूर्व क्या है, यानी कि ईसा मसीहा के जन्म से पहले गिना जाता है। और प्रत्येक भाषा को टाइम दिया गया है यहाँ पे 500 वर्ष का। ठीक है, बात आगे समझ में। ये इसका काल था। इसके बाद में आई पाली। पाली क्या थी भाई, पाली यहाँ पे पाली, इसके अंदर फिर लौकिक भाषा का भी इसमें प्रयोग किया गया, ध्यान रखना। लौकिक है ना, इसके अंदर वैदिक, पाली के बाद में आएंगे वैदिक के। ये जो बात थी अपनी वैदिक की थी, यानी कि 1500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। ठीक है, लौकिक की जब बात आई तब 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व, ये ऐसा लिखा गया। ठीक है ना, ये भाषा लौकिक के अंदर आई। अब आता है नंबर पाली का। तो पाली के अंदर क्या है भाई, 500 से 1 ईस्वी पूर्व, 500 से 1 ईस्वी पूर्व, यानी कि इसका जो क्रम है वो भी कितने वर्ष का रखा गया, 500 वर्ष का रखा गया। अब आता है प्राकृत। ठीक है, प्राकृत 1 ईस्वी, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, यानी कि अब पूर्व हट गया है। अब आगे की बात चल रही है, यानी कि ऊपर आ रही है अपन। इसके बाद में अपभ्रंश का रहा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ये रहा अपभ्रंश का। इसके बाद में शौरसेनी, तो 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक, 1000 समय से वर्तमान समय तक। अब इसको 500 ईस्वी से भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, ये रहा अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 तक, और ये रहा अपने शौरसेनी 1000 ईस्वी से वर्तमान तक, यानी कि इसको इसके साथ कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। यानी कि हिंदी यहाँ पे चल गई थी। मानक समय अगर हिंदी की बात होती है, यानी कि हिंदी का मानक समय मतलब जब वो ऊपर ज़्यादा आई, तब 1100 ईस्वी में क्या है, हिंदी बोली जाने
लगी, अच्छे से बोली जाने लगी। और वर्तमान समय इसलिए क्योंकि अब वर्तमान में क्या है, हिंदी का ही बोलबाला है, लोग हिंदी ही बोल रहे हैं। अगर इसको आप सजाना चाहो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक अच्छा सा डेफिनेशन बना के फिर से समझा देता हूँ मैं। देखिए, संस्कृत, समझ गए, संस्कृत को दो भागों में बांटा गया, वैदिक और लौकिक के अंदर। वैदिक भाषा की ये रहा क्रम 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक। फिर आया लौकिक 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक। फिर आता है पाली का 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक। और उसके बाद में प्राकृत आता है 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक, ठीक है, 1 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश आया है ये यहाँ पर, और शौरसेनी आया यहाँ पर। शौरसेनी आते आते हिंदी के अंदर है जो बदल गई, चेंज हो गई ये। तो ये तो अपना मैटर था पूरा का पूरा हिंदी भाषा पर कि हिंदी भाषा कहाँ से आई। अब ये सारा कालक्रम था इसका। अब वापिस से एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि सिंधु नदी के किनारे, कौन सी नदी थी, सिंधु नदी के किनारे बसने वाले लोग क्या कहलाए, हिंदू, ठीक है। और हिंदी शब्द कहाँ से निकल के आया, कौन सी भाषा से आया, तो था फारसी, इसी को कहते हैं पारसी, और इसी को कहते हैं ईरानी। यानी कि हिंदी शब्द आया इन लोगों से निकल करके, बात आ गई समझ में, इन्हीं लोगों से निकल करके हिंदी शब्द आया। क्योंकि सिंधु नदी के किनारे जो भी लोग रहते थे उनको ये धीरे धीरे क्या करने लगे, हिंदू कहने लगे, हिंदुस्तान कहने लगे। और इनकी भाषा जो सिंधी थी वो धीरे धीरे बदल करके हिंदी हो गई। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात आपके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम साफ करते हैं। वापिस हम आते हैं, वापिस उसी में चल रहे हैं अपन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वर्ण पे ही, ठीक है। लेकिन जो छोटी छोटी जानकारी है वो क्या है, देने से अच्छा रहता है ताकि आपको पूर्णतः जानकारी मिल सके। अब वर्ण के अंदर, वर्ण की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, ये तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब इंटेलिजेंट हो। ध्वनि, ध्वनि के कभी क्या है, ध्वनि के बाद में अक्षर, कुछ अक्षर भी बोलते हैं, लेकिन अगर शुद्ध है तो ये अक्षर है। इसके टुकड़े नहीं होते, कल अपन बात कर चुके हैं, क के टुकड़े नहीं होंगे, ट के टुकड़े नहीं होंगे, त के टुकड़े नहीं होंगे, इन सभी के क्या नहीं होते, टुकड़े नहीं होते। अब बात आती है कि भाई वर्ण या फिर ध्वनि ये कितने प्रकार की है। तो कितने प्रकार की है ध्वनि, तो अभी हम ध्वनि के बारे में करेंगे कि ध्वनि कितने प्रकार की है। तो ये है 2 प्रकार की वर्ण होते हैं, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, है ना। फैन ऑन कर, है ना। तो वर्ण है जो 2 प्रकार के होते हैं, एक है स्वर और एक है व्यंजन, ठीक है, स्वर और व्यंजन। अब स्वर की बात आती है सबसे पहले, तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, वो सब हम बात तो करेंगे ही, लेकिन इससे पहले इसके भी कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, फिर है दीर्घ स्वर, और फिर है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है, ये 3 हैं। अब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन आपको दे देता हूँ, परिभाषित कर देता हूँ इसको। क्या है, ह्रस्व स्वर यानी कि बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। दीर्घ के अंदर इससे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, और प्लुत स्वर के अंदर दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है। यानी कि ये थोड़ा, ये इससे ज़्यादा और ये इससे भी ज़्यादा। स्वर यानी कि स्वर जो है ना, अब मैं आपको बता दूं एक बात, स्वर क्या है कि जैसे हम बोलेंगे तो वो बिना मतलब फेफड़ों से सीधी वो निकल जाएगी, कंठ से, और सीधी कंठ से, और ये जो होठ है ये बीच में कोई दिक्कत नहीं होगी, दंतोष्ठ है, ओष्ठ है, किसी प्रकार की ए बोलो, देखा आप, ए आ, यानी कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई, अंदर से स्वतंत्र ध्वनि निकल रही है बाहर। आप खुद बोल के ट्राई कीजिए। यानी कि स्वर को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो हम यही कर सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से हमारे शरीर में से स्वतंत्र रूप से बाहर निकलने वाली ध्वनि ही स्वर कहलाती है। बात आ गई ना समझ में? यस। तो ये रहा अपना, ये इतना ही पूछेगा, ज़्यादा इसमें पूछेगा नहीं कि स्वर
कितने प्रकार के होते हैं, तो आप इसमें दे सकते हो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यानी कि दूसरी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा बताते हैं, कोई 5 बताता है, कोई 4 बताता है, लेकिन मैं जो आपको करवा रहा हूँ ना, मैं जो आपको करवा रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ वही आपको चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ताकि अपने काम आने वाली क्या चीज़ है ना। अब जैसे अब हर इंसान कोई परिपक्व नहीं होता, ये आपको पता है। जैसे अब ये मेरा विषय है, तो मुझे ये विषय, इसका ज्ञान है, मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। अब मुझे दूसरे विषयों का इतना नॉलेज नहीं है, तो मुझे भी पढ़ना पड़ता है उन विषयों को, क्योंकि उतना उनके अंदर मतलब रुचि नहीं है। तो इसलिए रुचि अगर आप में इसमें नहीं है, तो आपको थोड़ा सा अंदर तक जाना पड़ेगा इसके, और फिर आपको इसके अंदर की जानकारी अब निकालनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी जानकारियाँ, है ना। ठीक है, अब ये तो रहे इसकी बात। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं मित्रों 11 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं स्वर? 11 प्रकार के। देख लीजिए, आ रहा है ना आपको? री, देख लीजिए, आप गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, 2 4 6 8 10 और 11 प्रकार के स्वर होते हैं। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि भाई इसके अंदर मात्रा वाले कितने हैं, मतलब मात्राएं कितनी होती है, तो पूरी वर्ण वाला में मात्राएं कितनी होती है, तो वो होती है 10। ये ध्यान रख लेना, ए की कोई मात्रा नहीं होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मात्रा होती है 10। अगर पूरा स्वर का पूछे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो होते हैं 11 प्रकार के, और अगर मात्रा का पूछे तो वहाँ पे आपका क्या होंगे 10 प्रकार के। ठीक है, अब ये री, इस पे मित्रों बहुत कन्फ्यूज़न वाली बात है, और बहुत लोग गलतियाँ करते हैं, आप भी करते होंगे। देख लीजिए, जैसे ये लिखा, ये क्या लिखा है, पहले तो आप ही बता दीजिए मुझे। 90% इसको गृह कार्य बोलते हैं, जबकि ये गृह कार्य है। 90% इसको गृह कार्य बोलते हैं, जबकि ये गृह कार्य है। अब गृह कार्य कौन सा होता है? ये हो गया ग्रह, वो वाला ग्रह। तो ये ग्रह तो ये चीज़ है। अब ये राइट है, गृह कार्य कोई नहीं बोलता। अगर आज ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो आज के बाद में आप इसको गृह कार्य बोलेंगे। शुद्ध शब्द है वो गृह कार्य है, ये गलत है। फिर इसको मैंने देखा है कई बार, ये मातृभूमि बोलते हैं इसको, लेकिन ये क्या है? मातृभूमि। अब मात्र, अब देख लीजिए इसको, एक मिनट रुकिए, मात्र है, अब इसको लोग बोलते हैं मात्र। तो मात्र तो हुआ ये, इसका मतलब हुआ केवल और सिर्फ, जबकि ये है मातृ, री की मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या है? मातृ है। तो अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो फिर नहीं करेंगे, ध्यान रखना। कृपया, ये कृपा, इसको बोलते हैं कृपा। कृपा, व्हाट इज दिस? कृपा, कृपा क्या है? कृपा। अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं जिसके नीचे ये मात्रा लगी है, री की मात्रा लगी है, तो आप इसको इस ढंग से नहीं बोलेंगे, री की मात्रा है ये, कृपया। ठीक है, ये तो रहा अपना ये। अब मात्रा के बारे में मैं आपको बता दूं, मात्रा 10 प्रकार की होती है। ये छोटी ई, ठीक है ना, ये बड़ी ई, है ना, ये ये सारा आपको पता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। आगे किसका नंबर आता है? व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के होते हो गए भाई अपने? 11 प्रकार के। ठीक है, अब आते हैं व्यंजन के अंदर। ये साफ कर दूं मैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकती हूँ इसको। व्यंजन होते हैं 33 प्रकार के। इसमें सबसे बड़ी समस्या आने वाली है आपको, क ख ग घ कौन याद करे। इसके लिए ये मैंने फटाफट लिख दिया 500 वर्ग। क्यों? क्योंकि मैंने याद किया हुआ कचट तप। आप भी याद कर लीजिए 500 वर्ग अगर याद करना है तो साधारण सी बात है, कचट तप, कचट तप, कचट तप, आराम से कर सकते हैं। कचट तप, कचट तप क्या हो गया? कै वर्ग, चै वर्ग,
ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी कि कुल कितने हो गए 25। अब इसके अंदर एक बात करना चाहूँगा, कुछ इसको ऐसे लिखते हैं जबकि ऐसे होता नहीं है, ऐसे होता है ये। अब पहले बात चली थी कि इसको अड़े नहीं बोलेंगे, अंगह बोलेंगे, ऐसे, ये अंग है, ये कोई शब्द नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ खाली, ये गलत है, ये बता रहा हूँ खाली, अंगह बोलेंगे। लेकिन उसके बाद में जैसे प्रचलन इसका ज़्यादा होने लगा तो फिर इसको वापस वैसे कन्वर्ट कर दिया गया। खैर ये मुद्दा नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले इसको संशोधन के लिए क्या बोला गया था तो आप बताओगे अंग बोला जाएगा। ठीक है, अब आगे कराता हूँ, फैन ऑफ कर दे। अब इसको मैं बता रहा हूँ वापस कि ये पांचों वर्ग हो गए, पांचों वर्ग हो गए। अब इनका हम रख देते हैं नाम कि कौन सा वर्ग किसके अंदर आता है। तो सबसे पहले है कै वर्ग, ध्यान से देख लीजिएगा, कै वर्ग कौन सा हो गया, कंठ, फिर ये हो गया तालव्य, फिर ये हो गया मूर्धन्य और फिर ये हो गया दंत्य। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आप याद कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, तभी आपको पूरा का पूरा लर्न हो जाएगा। कै वर्ग कचट तप, देखो कचट तप, कै, ठीक है ना, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। बात आगे समझ में कि नहीं आई आपके? वेरी गुड। अब देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये 25 हो गए। अब एक और सुना होगा आपने, ये रे ले वह, ये रे ले वह, ये रे ले वह। ठीक है, इसके बाद में वापस आते हैं जिसको भारतीय लोग, जो अपने देश के लोग हैं, वो तीनों में कभी फर्क ही नहीं समझ पाते, से है। अब आप मैं बोला तो भी आपको समझ में नहीं आया, ये इन तीनों को एक जैसा ही बोलते हैं, से है। देखो से बोलने पे थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम बोलेंगे इसको, तब हमारे यहाँ पर थोड़ा सा अपने को फील होगा अंदर से कि हम क्या बोल रहे हैं, इनमें डिफरेंट है। तो ये पढ़ा हमने, क्या हुआ टोटल 44 स्वर और व्यंजन, टोटल क्या हुआ मिलकर के 44। अगर पूरे वर्णों का पूछे तो होते हैं 52, कुछ इसको 65 भी बताते हैं, 55 भी बताते हैं, 57 भी बताते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के टोटल होते हैं 52 होते हैं। अब 44 इससे ज़्यादा आगे आएगा नहीं, जैसे त्रय है, गे को, हाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ आपको, ये क्योंकि फालतू में ज़्यादा समय व्यतीत करने का कोई मतलब नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए वही बातें आपको बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आए और जो हमें नॉलेजेबल लगे। यानी कि फालतू की बातें बताने के लिए हम समय बर्बाद करें, आपका भी समय नष्ट करें, हमारा भी समय नष्ट करें, इसमें कोई मतलब नहीं है। इसको बता देता हूँ, इसको हम पढ़ते हैं गे ज्ञानी बाबा, लेकिन यह होता है जय ज्ञानी बाबा। ये जय है, कभी गे नहीं होता, लेकिन है जो आम भाषा में इसका विवरण दिया गया है और अभी सभी इसको यही बोल रहे हैं। तो ये मुख्य नहीं है, लेकिन जो हिंदी का है उसको विशेष तौर पर इस बात में ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी अपने बातें आज पढ़ी हमने, देख लीजिए आप, कै वर्ग, च वर्ग, सारा का सारा सिस्टम हमने यहाँ पे उतारा। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वर्ग होते हैं सारे के सारे, है ना, स्पर्श है ना, फिर इसमें उष्म है, ओष्ठ है, ये सारी के सारी इसके अंदर बातें आती है, जो कि साधारणतः ये इनके बारे में इतना पूछता नहीं है कोई बुक्स वाला, कोई पेपर वाला। तो यही सारी बातें हैं जो हमने आज पूरी की पूरी बातें की। वर्ण विचार अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान रखना। वर्ण विचार